नमस्कार। अब अपन संहिता प्रकरण या जिसे हिंदी में अपन संधि कहते हैं, संधि प्रकरण पढ़ते हैं। संधि क्या है? तो नॉर्मल अपने सिलेबस में, परीक्षा में, बीए की किसी भी परीक्षा में ऐसा नहीं पूछा जाता कि संधि किसे कहते हैं। फिर भी अपन समझ लेते हैं कि संधि क्या है कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उन्हें संधि कहते हैं। मिलने से उनमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, तभी उनका मेल सार्थक होता है, नहीं तो संधि नहीं कही जाती। वैसे तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के 5 प्रकार माने जाते हैं, लेकिन अपन ज़्यादातर संधि के 3 प्रकार मानते हैं। कौन कौन से? अच संधि। अच का मतलब है स्वर संधि। अच इसीलिए कहते हैं कि अच प्रत्यार है, अच प्रत्यार में सारे स्वर आते हैं, तो इसीलिए इसे कहते हैं अच संधि। दूसरा है हल संधि। हल संधि का मतलब है व्यंजन संधि। हल का मतलब क्या है कि हल प्रत्यार है, इसमें सारे के सारे व्यंजन हैं, इसीलिए इन्हें हल संधि कहते हैं। तीसरी विसर्ग संधि। आज तक आपने यदि संस्कृत नहीं लिए, पहली बार आप आए हैं इसमें, तो देखा होगा कि हमेशा स्वर संधि पढ़ते वक्त सबसे पहले अपन दीर्घ संधि से शुरू करते हैं। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदीकार श्रीमान भीमसेन शास्त्री जी ने वरदराजाचार्य ने इसको अलग प्रकार से व्यवस्थित किया है। तो अपन सबसे पहले यण संधि से शुरू करेंगे। परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो सबसे उनमें 2-3 तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि कोई एक सूत्र लिख दिया और उसमें कहते हैं कि इस सूत्र की व्याख्या करो, तो व्याख्या का मतलब क्या है कि उस सूत्र का अर्थ लिखना है आपको, है ना। दूसरा ये आ जाता है कि अगर सूत्र दिया हुआ होता है और उसका लिखा हुआ होता है कि इसकी उदाहरण व्याख्या करो, तो आपको उस सूत्र की परिभाषा या उसका अर्थ लिखना है और उसके बाद उसका कोई एक उदाहरण लेकर के उसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या कैसे करनी है, मेरे इस वीडियो में जितने भी नोट्स हैं आपको बड़े सावधानी पूर्वक और ढंग से उतार लेने हैं अपनी पुस्तक में, क्योंकि यही सबसे अच्छा तरीका है परीक्षा में व्याकरण के प्रश्नों का उत्तर लिखने का। ठीक है। तीसरा होता है एक आपको परीक्षा में उदाहरण दे दिया जाए, मान लो कोई भी प्रत्येक दे दिया कि प्रत्येकम का एक शब्द है, इसका ससूत्र व्याख्या करो, तो आपको उस सूत्र को नहीं, उस शब्द की संधि विच्छेद करनी है और उसमें कौन कौन से विकार हुए, कौन कौन से सूत्र लिखे हुए उसमें प्रयोग में आए, वो सब आपको लिखने हैं। अब मैं यण संधि से शुरू करता हूँ। यण संधि का सूत्र है, पहला सूत्र है अपने व्याकरण में संधि प्रकरण का पहला सूत्र यही है। देखें क्या लिखा हुआ है, इको यणचि। इको यणचि, इसमें 3 शब्द है। देखो, इक यण अच। इको यण अचि मतलब क्या है कि इक के स्थान पर यण होगा अच परे होने पर। समझ गए? वापस से देख लें कि इसमें 3 शब्द है, इक यण और अच। अर्थ क्या हुआ, इक में षष्ठी विभक्ति है, यण है और अच में सप्तमी विभक्ति है। यण प्रथमा बहुवचन का रूप है कि इको यानी कि इक के स्थान पर यण होगा, कब होगा? अचि यानी अच परे होने पर। अब पहले ये देख लें इक क्या है। माहेश्वरी सूत्र मैंने आपको बताया है कि ये क्या है, एक प्रत्यार है। और प्रत्यार में क्या होता है कि माहेश्वरी सूत्र को देखना होता है कि जैसे क्या है कि इक में क्या है कि कौन कौन से, तो आप सूत्र देखो, अ ई ऊण री द्री क। मतलब क्या हुआ कि ई उ री और द्री, ये 4 वर्ण क्या है? इक है। ये 4 वर्ण क्या है? इक है। वैसे के वैसे यण में क्या क्या है? तो ह य व र ट लण। माहेश्वरी सूत्र में आ गए, तो इसमें कौन कौन से आ गए? य व र और ल। ध्यान रखें, अपन हिंदी में पढ़ते हैं तो य र ल व होता, अपन जो पढ़ा है उसमें क्रम ये है य र ल व, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है।
व य व र ल है, ध्यान रखें, व सबसे अंत में नहीं है, वह दूसरे नंबर में है, यवरल। ठीक है, तो आप वापस से देखें कि एक यानी कि ई उ री ली के स्थान पर क्या होगा, यण होगा। यण यानी य व र ल होगा। कब होगा, इक के बाद में अच होने पर। अच का मतलब कोई भी स्वर हो तो उसके स्थान पर क्या होगा, यण होगा। ठीक है, इसका उदाहरण मैं पीछे बता रहा हूँ, पहले इसमें जो जो सूत्र काम आएंगे इसको उदाहरण को सही करने में वो देख लें। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा इक के स्थान पर यण होगा अच परे होने पर, यानी कि इक और अच है उनमें से यण होगा किसके स्थान पर होगा, तो कहा है तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। जब किसी भी सूत्र की आवृत्ति सप्तमी विभक्ति के द्वारा हो, तस्मिन का मतलब सप्तमी विभक्ति है, तस्य ये तत् शब्द का सप्तमी रूप है तस्मिन। तो तस्मिन इति निर्दिष्टे यानी कि सप्तमी विभक्ति से यदि किसी का सूत्र का निर्देश किया गया है तो वहाँ पर कार्य हमेशा निर्दिष्ट यानी निर्दिष्ट कार्य है जो है वो पूर्व से यानी कि हमेशा पहले वाले वर्ण पर होगा। पहले वाले वर्ण का मतलब कैसे कि जब इक और यण नहीं सॉरी इक और अच दो वर्ण हैं, इनमें कार्य किस पर होगा कि इक पहले है यानी कि ई यू रील री पर उसमें परिवर्तन होगा। अब तीसरा सूत्र है स्थाने अनंतरम। अब मैंने आपको ये पहले ही बताया कि इक के स्थान पर यण होगा, किसके स्थान पर होगा भाई, कि इक के स्थान पर यण होगा। इक कौन कौन से हैं कि ई उ री और री, चार वर्ण हैं, इनकी जगह क्या होगा कि य व र ल, ये भी चार वर्ण है, यानी कि ई की जगह य होगा, उ की जगह व होगा, री की जगह र होगा, री की जगह ल होगा। बोले आपको कैसे पता कि ई की जगह ये ही क्यों किया आपने, ई की जगह आप वह कर देते। तब कहा है कि स्थाने अंतरतम, स्थाने अंतरतम, कि जब किसी कार्य में कोई कार्य दूसरा कार्य होने का आदेश दे दिया जाए, ऑर्डर आ जाए कि भाई फलाने की जगह फला करना है, यानी कि इक की जगह यण करना है, ये आपके पास आदेश आ गया है। तो आदेश आ गया तो आपको क्या करना है कि आदेश का पालन तो करना ही है। करना कैसे है कि स्थानीय अंतरतम, यानी कि जहाँ पर उच्चारण स्थान की सादृश्यता यानी कि उनका उच्चारण स्थान समान होना चाहिए। कैसे कि आपको उच्चारण स्थान याद हो या याद होने चाहिए कि ई का उच्चारण स्थान तालु है, य का उच्चारण स्थान तालु है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, र का उच्चारण स्थान भी मूर्धा है, री का तालु और ल का भी तालु। तो जिनका उच्चारण स्थान समान है तो आदेश हमेशा जिसके स्थान पर आदेश हो रहा है वह भी उसी उच्चारण स्थान वाला होना चाहिए। यानी कि कोई कार्य करो तो हमेशा समानता को देख करके ही किया जाना चाहिए। अब चौथा सूत्र है अनचिच। अनचिच ये क्या कहता है कि अच से परे यर को विकल्प से द्वित्व होता है परंतु अच परे होने पर नहीं होता। समझे वापस से, यदि कोई स्वर, अच का मतलब स्वर है, उसके बाद यर, यर कौन कौन से हैं भाई कि ह य वर ट लण यानी कि पूरे व्यंजन है। तो अच के बाद यदि यर ह नहीं होना चाहिए, उसके अलावा पूरे वर्ण है, कोई भी वर्ण है तो उनको डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल, यानी कि च है तो उसका भी दो हो जाएगा, च च दो हो जाएगा, ज है तो उसका भी डबल हो जाएगा। लेकिन ये होगा कब कि उसके बाद अच नहीं होना चाहिए, यानी कि स्वर हो उसके बाद व्यंजन हो और उसके बाद फिर से स्वर है तो वहाँ पर डबल नहीं होगा। डबल वही होगा कि अगर स्वर है उसके बाद व्यंजन है और उसके बाद फिर से व्यंजन है तो पहले वाले व्यंजन को द्वित्व कर दो। क्या कर दो, द्वित्व। अब एक और सूत्र आ गया, सूत्र ये है जलाम जस झसी। ये सूत्र देखो इसमें भी तीन है और इसमें भी झसी सप्तमी विभक्ति है, यानी कि जो भी कार्य होगा पहले वाले के ऊपर ही होगा।
ये कहता है जलाम। जल क्या है कि पूरे व्यंजन है ह य वर ट लण इनको छोड़ करके, यानी कि अंतस्थ वर्णों को य व ल और ह को छोड़ करके, नहीं य व र को छोड़ करके जितने भी पूरे व्यंजन हैं उनकी जगह जस हो जाता है। अब बोले जस क्या है? जस का मतलब है ज ब ग ड द, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है ना। क वर्ग का तीसरा ग, च वर्ग का तीसरा द, ट वर्ग का तीसरा द, सॉरी ड, त वर्ग का तीसरा द, प वर्ग का तीसरा ब, यानी कि झलों यानी कि सब सारे व्यंजनों को उन व्यंजनों का तीसरा वर्ण हो जाता है। कब हो जाता है? कि उनसे परे यदि झस हो। झस का मतलब झभय घड़धस, जब घड़धस, यानी कि चौथा और तीसरा वर्ण है। यानी कि मान लो कोई भी व्यंजन है और उसके बाद में वर्ग का तीसरा या और चौथा वर्ण है, तो पहले वाले वर्ण की जगह भी तीसरा कर दो, है ना। छठा सूत्र आ गया हलो अनंतरा संयोग। दो हलों के बीच में संयोग संधि होती है जिसे अपन व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि दो हल यदि निकट निकट है तो उसमें संयोग संज्ञा होगी। संयोगांतस्य लोप है। और जब दो हल आपस में मिलते हैं यानी दो व्यंजन आपस में मिलेंगे तो उसमें जो अंतिम व्यंजन होगा उसकी लोप हो जाएगा। अलो अंतस्य, और लोप हमेशा अंतिम वर्ण का ही होता है। यण प्रतिषेधो वाच्य। अब ये कहता है कि लेकिन जब कभी लोप हो, संयोग के अंत में लोप हो और वहाँ पर वो लोप में यण आ रहा, य वर ल आ रहा है, तो उनका लोप नहीं हो सकता। अब एक उदाहरण आ गया। अब देखो परीक्षा में सवाल कैसे पूछते हैं। या तो वो ये पूछेंगे, इस मैंने इतने पूरे सूत्र में बताए, इसमें सिर्फ अगर सूत्र पूछेंगे तो वो एक ही पूछेंगे कि इको यणची इस सूत्र का अर्थ लिखिए, या फिर इस सूत्र की व्याख्या कीजिए। तो अब व्याख्या कैसे करते हैं, ध्यान से देखें। मेरे जो लिखा हुआ है यहाँ पर उदाहरण शुद्धोपास्य, यह एज इट इज ऐसी तरह से आपको परीक्षा में लिखना है। व्याख्या कैसे है मैं समझा देता हूँ। कि मान लो आपके शब्द आ गया कि शुद्धोपास्य क्या, ससूत्र व्याख्या कीजिए शुद्धोपास्य। तो आप सबसे पहले तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद होगा सुधि प्लस उपास्य, है ना। सुधि प्लस उपास्य हो गया। अब ध के अंदर बड़ी है और उसके बाद क्या है, ऊ है। अपने सूत्र आया था इको यणची, वो या क्या कहता था कि इक, अब प्लस के उधर सुधी ध के अंदर ई की मात्रा है, ये इक है, और उसके बाद में क्या होना चाहिए, अच स्वर। यानी कि इक के बाद यदि अच है, यानी कि ई यू री के बाद में यदि कोई स्वर है तो इक की जगह क्या करना है, अपने को यण करना है। चलो कर देंगे। यण में कौन कौन से है, य व र ल है, चलो कर देंगे। फिर तस्वीर निर्दिष्ट पूर्वशी से यह कहा है कि ये जो भी आप यण करोगे वो ध के अंदर वाली ई में करोगे, ऊ की जगह आपको कुछ नहीं करना है। चलो ये भी मान लिया। आगे आ गया आपके स्थानीय अंतरतम। ये सूत्र क्या कहता है कि जब भी आप इक की जगह यण करो तो उनमें जिनका उच्चारण स्थान समान है उन्हीं को करोगे। यानी कि ध में ई है, इसकी जगह आपको यण करना है तो ई का उच्चारण स्थान तालु है, य का उच्चारण स्थान भी तालु है, तो आप ई की जगह य करोगे, न कि व र या ल। यानी कि चारों में से सिर्फ यह ही आपको उनकी जगह करना है। तो आपने देखो नीचे मैंने लिखा है सुध आदा, क्योंकि ई है उसकी जगह यह हो गया, सुध य प्लस उपास्य। अब इससे पहले मैंने आपको सूत्र बताया था अनच्ची स, इसी वीडियो में लिखा हुआ है अनच्ची स की व्याख्या। ये क्या कहता है कि स्वर के बाद में कोई भी झल है और उसके बाद में फिर से जल है, तब आपको पूर्व वाले झल को द्वित्व कर देना। यहाँ देखो सु ध य लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर ध से पहले स्वर है उ और ध के बाद में य है, तो यहाँ पर ध को आपको डबल कर देना है। तो देखो मैंने नीचे कर दिया है सु ध ध य प्लस उपास्य। चलो ध दो हो गया। फिर आता है सूत्र अपना जलाम जस झसी। ये क्या कहता है कि झल के बाद झस, यानी कि किसी व्यंजन के बाद वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए तो पहले वाले की जगह तीसरे वाला वर्ण कर दो। अब आपने ऊपर देखा सु ध ध लिखा हुआ है, तो
ध के बाद में ध, पहला ध तो आप हल मान लो इसमें, यानी कि व्यंजन मान लो। दूसरा ध है जो वर्ग का चौथा अक्षर है, इसीलिए पहले वाले ध की जगह आपको क्या करना होगा, वर्ग का तीसरा अक्षर जस करना है। और हमेशा जब भी आदेश करो तो उसी वर्ग का करना है, यानी कि यहाँ पर ध है तो द होगा। अगर यहाँ पर ध न होकर के ब होता तो ब होता, है ना। ऐसे कैसे घ से घ होता तो घ की जगह क्या होता, ग। तो क्या हो गया, सु द ध य प्लस उपास्य हो गया। अब देखो ध और य, इन दोनों में क्या है कि बीच में कोई स्वर है ही नहीं, तो इनमें क्या हो गए, ऊपर लिखा हुआ है हलवानंतरा संयोग, अर्थात दो हलों के बीच में संयोग संज्ञा हो गई। तो यहाँ पर ध और य के बीच में संयोग संज्ञा हो गई। तो उसके बाद में क्या हो गया कि अगला 7 नंबर सूत्र लग गया संयोगान्तस्य लोप, कि जब भी दो वर्णों के बीच में संयोग संज्ञा होती है और वो यदि पद के अंत में हो, क्या होना चाहिए, शब्द के अंत में हो, तो उनमें उस संयोग का लोप होगा, यानी कि यहाँ पर य का लोप होना चाहिए था। तब क्या किया कि कहा है कि लोप हमेशा अलोअंतस्य, पद के अंतिम वर्ण का ही लोप होगा, ध और य में से सिर्फ य का लोप होगा। तब एक और सूत्र आ गया, यण प्रतिषेधो वाच्य, यानी कि जब यदि संयोग के अंतिम वर्ण का लोप करना है तो आप हमें उसमें यदि यण है तो उसका लोप नहीं होगा। तो यहाँ पर लोप नहीं हुआ, तो आपने एज इट इज जोड़ के लिख दिया है सुदध्यो उपास्य।